हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन स्मार्ट एजुकेशन। और इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज का अपना टॉपिक रहेगा द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन इंडिया। सो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके काफ़ी कुछ कॉजेज हुए थे, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल, सोशल कॉजेज, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज। सो हमने इस वीडियो में सारे कॉजेज कवर किए हैं। और जो पॉलिटिकल कॉजेज जो रहा है, इसमें ऐसा रहा है दोस्तों कि पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता था, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा है कि अगर कोई राजा है और उसका जो बेटा है वो खुद का नहीं है, मतलब वो अडॉप्टेड सन है, तो वह अडॉप्टेड सन राजा नहीं बन सकता। ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। तो इसी के चलते इन्होंने अवध, झांसी, नागपुर को कब्जा लिया था। और जो नाना साहब थे वो भी अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के। तो ब्रिटिश ने उन्हें पेंशन ऑफ़र की थी, लेकिन नाना साहिब ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और चलते हैं ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन पे, हु बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय आफ्टर द रिवॉल्ट। जो फर्स्ट वाइसरॉय था आफ्टर द रिवॉल्ट वो कौन था? तो फर्स्ट वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। उससे पहले जो पोस्ट होती थी वो कुछ अलग नेम से होती थी, जैसे कि जो फर्स्ट पोस्ट होती थी वो होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद ये पोस्ट बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ पहली पोस्ट जो थी वो थी गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसके ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव थे। जो दूसरी पोस्ट आई वो आई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसके ऑफिसर वारन हेस्टिंग थे। उसके बाद जो पोस्ट का नाम आया वो आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सब जानते हैं कि बेंटिक थे। उसके बाद ये पोस्ट आई थी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिसके ये ब्रिटिश ऑफिसर थे लॉर्ड कैनिंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 में रिवॉल्ट के बाद सारा बिल लॉर्ड कैनिंग को फट गया। द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय वाज क्रिएटेड टू रिवॉल्ट, बिफोर दैट द पोस्ट जनरल एग्जिस्टेड। ओके। एंड जो लॉर्ड कैनिंग का पीरियड था दोस्तों, उसमें क्या था, जो स्लेवरी थी वो लीगल डिक्लाइन करती थी। और लॉर्ड कैनिंग के पीरियड के टाइम पर ही जेम्स विलियमसन अपॉइंट किए थे, जो कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। एंड इसी टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो चालू होने लगी, जैसे बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में। और जो विलियमसन आए थे वो क्या देखते थे, सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स देखते थे। और इसी टाइम पे आईपीसी की भी स्थापना हुई थी, इंडियन पीनल कोड 1860। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इकोनॉमिक कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इकोनॉमिक कॉज की अगर बात हो रही है तो आप देख सकते हैं कि हैवी टैक्सेशन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉज था। इंक्रीज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ये भी इकोनॉमिक कॉज था, बी ऑप्शन भी। और जो सी है दोस्तों, इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट फॉर इंडियन कॉटन, ये जो है अपना इकोनॉमिक कॉज नहीं था, बिकॉज इंडियन कॉटन वर बैंड फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट्स दैट टाइम। तो अब जैसे इकोनॉमिक कॉजेज में अगर हम देखते हैं तो रैयतवाड़ी, मालवाड़ी और जो जमींदारी सिस्टम था, ये अपनी इकोनॉमिक कॉजेज में आता था। टैक्स सिस्टम है, जैसे जमींदार में क्या होता था कि एक जमींदार है वो सभी से टैक्स कलेक्ट करेगा और ब्रिटिश को देगा। तो वो लोग कुछ फिक्स कर देते हैं अमाउंट ब्रिटिश की, हाँ भाई जमींदार जो है वो 10% टैक्स कलेक्ट कर रहा है या 20 कर रहा है, तो वो हमको 50%, हमको उसका जितना भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसका 50% हमें देगा, बाकी वो जितना रख सकेगा खुद रख लेगा। ऐसे ही रैयतवाड़ी में क्या होता था कि ब्रिटिश ऑफिसर ने जमींदार वाला सिस्टम हटा दिया। अब वो डायरेक्ट आम जनता से कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, दुगना तिगना जितना भी उनका मन होता था। और मालवाड़ी सिस्टम में दोस्तों ऐसा होता था कि पूरे विलेज से ही टैक्स वसूला जाता था। और द ब्रिटिश, अब जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, ब्रिटिश हैड ट्रेंड इंडिया ऑफ ट्रेड थ्योरी का मतलब यही होता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना इंडिया का पैसा बाहर लेके जाना चाहते थे, पूरा पैसा। फिर वो कपड़े भी इधर ही बनवाते थे, बेचते भी इधर ही थे। जो मनी थे वो उन्होंने ब्रिटिश लेके जाते थे। और द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट वर यूटिलाइज बाय द ब्रिटिश, जो भी टैक्स वो लोग कलेक्ट करते थे, जो भी वो गवर्नमेंट के द्वारा यूटिलाइज होता था। किस लिए? क्योंकि ब्रिटिश टू पे देम सैलरी, ताकि ब्रिटिशर्स को सैलरी पे करने के लिए वो टैक्स यूज़ में आ जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच एक्सटर्नल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट ऑफ 1850। तो 1857 से पहले भी कई बार हुई हैं, जिसके तो ये भी एक तरीके से एक इन्फ्लुएंस रहा है कि 1857 इतना बड़ा रिवॉल्ट रहा। उससे पहले जैसे कि फर्स्ट अफगान वार हुई, पंजाब वार, क्रेमन वार,
सैंथल रेबलियन। तो ऑल ऑफ द ये सारी जो वार हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सन दे रखा है 1838 से 42 में, और फर्स्ट अफगान वार हुई थी, पंजाब वार का सन दे रखा है। एंड सो ये सारे भी एक तरीके से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है 1857 के रिवॉल्ट के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन 1857 म्यूटनी? तो तात्या टोपे का क्या रोल था? पहला ऑप्शन है कि ही वाज अ कमांडर इन चीफ ऑफ एनी आर्मी ऑफ नाना साहब, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहब, एंड ही ऑर्गेनाइज द भील एंड पंजाब रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये भी करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एंड जो नाना साहिब हैं अपने, इनको हम किसी और नाम से भी जानते थे, जैसे कि नाना साहब को हम दूधू पंत भी बोलते हैं, ये मैंने पिक लगा रखी है नीचे। और जो तात्या टोपे हैं इनको रामचंद्र पांडुरंगा भी बोलते हैं। तो एक बार ये भी आप लोग याद कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्ज़ाम में उनका सेकंड नाम भी पूछ लिया जाता है कि नाना साहब को क्या बोलते थे, फिर ऑप्शन में आ जाएगा दूधू पंत, ऐसे ही तात्या टोपे के लिए भी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोशल रिलीजियस कॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनरेस्ट अमंग पीपल? तो ऑप्शंस एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, ये भी एक सोशल कॉज था। अटेम्प्ट टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, टैक्सेशन ऑफ मस्जिद एंड मंदिर के, ठीक है, ज़मीनों पे, एंड रेशियल मतलब जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारे सोशल रिलीजियस कॉज हैं। ऑल ऑफ द इसका आंसर होगा सेकंड। तो सोशल रिलीजियस कॉज में ऐसा था कि सम रिफॉर्म लाइक एंटी सती रिजोल्यूशन, जैसे कि एंटी सती रिजोल्यूशन थी वो बैन कर दी थी, लेकिन जो पुराना अपना सोच थी और जो कल्चर था उस टाइम पे, तो हमारे एंटी सती चलती थी। लेकिन अब ये लोग देखने लग गए कि ब्रिटिशर्स जो हैं अपने धर्म में भी घुसने लग गए, उन्होंने एंटी सती को बैन कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट ला दिया। लेकिन हमारे अगेंस्ट मानते थे इसको कि अगर कोई विधवा है तो उसकी वापस से शादी नहीं होगी, उसको सती करते थे। लेकिन इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट भी लाया 1856 में, जो कि बहुत ही अनपॉपुलर हुआ हिंदुओं के बीच में उस टाइम। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियन, जो कि था जाति के आधार पर बहुत ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। फोर्सफुल कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, ये चाहते थे कि जो धर्म है उसका भी फोर्सफुल कन्वर्सन करते थे कि सभी के सभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वार? तो इसका ऑप्शन ABCD में से है कार्ल मैक्स ए। तो उन्होंने लिखी था फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859, आंसर ए। और वाई वर द सिपाहीज डिसकंटेंट? ओके, तो दे हैड टू क्रॉस टू सर्व, ठीक है। ये रीज़न है कि जो हिंदू हैं उनको सी क्रॉस करना धर्म के विपरीत माना जाता था, कि मतलब वो सी क्रॉस नहीं करते थे उस टाइम। लेसर एम्पॉल्यूमेंट्स कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ये भी सही है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी अपन ने देखा ही है जाति के आधार पर। और दे वर अलाउड टू बियर सेक्रेट, नहीं, डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। तो ABC जो है इसका आंसर होगा बी, सेकेंड आंसर हम देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो प्रोमिनेंट लीडर जो थी वो थी अपनी बेगम हज़रत महल लखनऊ के टाइम पे, और उनको बेगम ऑफ अवध भी बोलते हैं, जो कि वाइफ हैं नवाब वाजिद अली शाह की। तो मैंने अगले स्लाइड में अक्सर एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं पूरा। और ब्रिटिश ने कई बार अटैक किया था अवध पे, कई ऑफर्स दिए, बट शी रिफ्यूज एनी काइंड ऑफ फेवर एंड अलाउंस। और अंत में इन्होंने जो है नेपाल में शरण ले ली थी, ये लिखा है मैनल शॉट एस्लम इन नेपाल, मतलब इन्होंने शरण ग्रहण कर ली थी वहाँ नेपाल में। एंड वेयर शी डाइड ऑन 7 अप्रैल 1879। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द सोशल रीज़न फॉर 1857 रिवॉल्ट? की सोशल रीज़न क्या रहे? द इंग्लिश कुड नॉट इस्टेब्लिश एनी सोशल रिलेशनशिप विद द इंडियंस, ये एकदम करेक्ट है। द रेशियल एग्रेशन ऑफ ब्रिटिश क्रिएटेड अ डिफरेंस बिटवीन द रूरल एंड, ये भी एकदम करेक्ट है, अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। सी है बोथ एंड A एंड B। एंड नाइन्थ द कंपनी ट्रेड पॉलिसी डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट, नहीं। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा कि बोथ A एंड B। एंड अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ झांसी? तो जो झांसी का रिवॉल्ट था वो किसने सप्रेस किया, मतलब कि किसने रोका था जो झांसी का रिवॉल्ट था? तो झांसी का रिवॉल्ट जो था ह्यू रोज ने रोका था। ह्यू रोज वहाँ पे एसोसिएटेड थे उस टाइम पे, कि ह्यू रोज वाज वन ऑफ द फेमस ब्रिटिशर इन इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैप्चरिंग ऑफ न्यू टेरिटरीज। और आप देख सकते हैं कि recaptured a number of provinces including ग्वालियर, was responsible for suppressing the revolt of झांसी। अब क्वेश्चन में हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्बल भी दे रखा है, तो इनके बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेशन डाल रखा है। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि हेनरी लॉरेंस जो थे वो चीफ कमिश्नर थे अवध के, और कॉलिन कैम्बल जो थे वो कानपुर में थे, हेनरी हैवलॉक जो थे
वो लखनऊ के थे, लखनऊ में मरे, डिफीटेड द रिबेल ऑन 17 जुलाई 1857। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर कैप्चर्ड बनारस ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बनारस के टाइम पे कॉलिन, जो सी ऑप्शन है, कॉलिनल वंसेल, ये जो थे उन्होंने कैप्चर किया था बनारस ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और जो बाकी के हैं जैसे विलियम टेलर, सर ह्यूज व्हीलर, इनके बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेशन डाल रखा है, आप पढ़ सकते हैं कि विलियम टेलर सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ अरा, एंड जनरल जॉन निकोलसन जो थे दिल्ली के लिए, ह्यूज व्हीलर थे तो इलाहाबाद के लिए। तो ऐसे अलग अलग एक्सप्लेनेशन ये डाल रखे हैं गाइस, आप लोग ये पढ़ सकते हैं पूरा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर डाइड सून ड्यू टू मॉर्टल वाउंड रिसीविंग ड्यूरिंग अ फाइटिंग ड्यूरिंग रिवॉल्ट इन 1857। तो जो जनरल जॉन निकोलसन थे उनकी डेथ हो गई थी रिवॉल्ट के टाइम पर, इंजरी हो गई थी उन्हें। जनरल तो यह एक्सप्रेशन बना दे रखा है 23 सितंबर 1857 को उनकी डेथ हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ द सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड लीडर एसोसिएटेड। ठीक है, कि जैसे दिल्ली से कौन सा लीडर एसोसिएटेड था, कानपुर से कौन सा था। तो दिल्ली से जनरल बैकत खान, ये एकदम सही है। कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, अभी अपन ने पढ़ा था। बरेली में कुंवर सिंह, जो ये है दोस्तों ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बरेली में जो थे वो खान बहादुर थे, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार में एसोसिएटेड थे। तो देख लीजिए आप आंसर में, बरेली हेड वाज खान बहादुर एंड कुंवर सिंह वाज हेड इन बिहार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ द सेंटर ऑफ रिवोल्ट एसोसिएटेड। ठीक है, तो दिल्ली में जेम्स नील, तो ये पहला ही गलत हो गया क्योंकि दिल्ली में जेम्स नील नहीं थे। जेम्स नील तो जो थे वो बनारस से एसोसिएटेड थे। जॉन निकलसन और हुडसन और एक आना और था जो दिल्ली में एसोसिएटेड थे। कानपुर में सर ह्यूज व्हीलर, सही है। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस और कॉलिन, सही है। झांसी के अंदर सर ह्यू रॉस, जो अपन ने अभी पहले भी पढ़ा था, उनका सब विद्रोह रोका था झांसी का। तो हम देख सकते हैं कि अब दिल्ली में जेम्स नील, एंड इन दिल्ली द ऑफिसर व, जो पहला ऑप्शन गलत है। एंड दिल्ली में कौन कौन थे, जॉन निकलसन, और ये दो नाम और दे रखे हैं जो आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट। इनमें से क्या ट्रू नहीं है। द रिवॉल्ट वाज मैरिड बाय कम्युनल राइट्स, तो ये वैसे ही ट्रू नहीं है क्योंकि कम्युनल राइट्स उस टाइम पे होते नहीं थे। दूसरा है देयर वाज अ कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन हिंदू मुस्लिम एट ऑल लेवल्स पीपल सोल्जर एंड लीडर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है हिंदू और मुस्लिम वाला। काउ सॉल्टर वाज बैन, ठीक है, काऊ का जो मांस था वो उस टाइम बैन हुआ करता था। रेबल्स एक्नॉलेज बहादुर शाह जफर एज द एम्परर, ये भी सही है। तो कौन सा ट्रू नहीं है दोस्तों, जो ए है द रिवॉल्ट वाज मेड बाय कम्युनल राइट्स, ये ट्रू नहीं है क्योंकि पीपल एंड पॉलिसीज वर नॉट बेसिकली कम्युनल बिफोर 1858। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा रखा है। और चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो रीजंस फॉर फेलियर ऑफ 1857 क्या रहे। कई रीजंस थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन रीज़न था, मिलिट्री रीज़न था, आइडियोलॉजिकल रीज़न था। कई रीज़न थे। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या था कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई लीडर नहीं हुआ करता था अपना, जैसे कि लीडर थे लेकिन सब अलग अलग सोच के थे, तो सब यूनिटी नहीं थी कुल मिला, तो इसीलिए प्लानिंग उतनी नहीं थी। मिलिट्री रीज़न में ये भी था कि ब्रिटिश जो थे वो सुपीरियर थे अपने इंडियन आर्मी से, ज़्यादा सुपीरियर थे, उनके पास कई वेपन्स थे, अनलिमिटेड सप्लाईज थी। और आइडियोलॉजिकल रीजन में ऐसा है कि सारे सेक्शंस जो थे उन्होंने पार्ट नहीं लिया, जैसे कि कुछ प्रिंसली स्टेट और एजुकेटेड पीपल, उन लोगों ने पार्ट नहीं लिया। उनको लगता था कि नहीं ब्रिटिश सही कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता था कि हम क्यों करें, हमारे और लोगों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, उनके पास बहुत कुछ है। तो ये कुछ रीज़न रहे थे फेलियर का। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल चालू कर दिया था, क्योंकि ये रिवॉल्ट जो था बहुत ही बड़ा हुआ था। और ब्रिटिश क्राउन ने उसके बाद पूरा भार संभाल लिया था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली थी। जो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट उन्होंने भार संभाल लिया था रीज़न फॉर। तो ये कुछ फेलियर के रीज़न थे। तो थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बाय स्मार्ट एजुकेशन। थैंक यू सो मच गाइज।